अच्छा, आप मिडिल क्लास से आगे बढ़ते हैं। ओवरऑल चूंकि ये मोदी 2.0 का आखिरी पूर्णकालिक बजट है, चुनावी बजट माना जा रहा है, तो पूरे बजट को आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? मुझे बजट काफ़ी पॉजिटिव लगा, बिकॉज जो चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ कि मेक इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग को गवर्नमेंट ने सपोर्ट करना चाहिए, तो दे हैव पुट अ लॉट ऑफ एम्फेसिस ऑन इनोवेशन। एमएसएमई को क्या दिया, अभी स्पेशल पैकेज देने की बात हुई है जी, इसमें। इनोवेशन के लिए उन्होंने R&D जो इन्वेस्टमेंट जो कॉर्पोरेट से PPP उन्होंने बात की। देन फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि हम वैल्यू चेन के ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस करेंगे बजाय केवल असेंबली करो, तो वो एक अच्छा स्टेप है। दूसरा, उन्होंने काफ़ी जो इंपोर्ट होते थे केमिकल्स, उस पर ड्यूटीज़ उन्होंने हटा दी। खास करके जिस सेक्टर से मैं आता हूँ, जिस कंपनी हाइकल लिमिटेड से मैं जुड़ा हूँ, हम लोग एग्रोकेमिकल और फार्मास्यूटिकल में वी आर द लार्जेस्ट प्लेयर, एंड वी आर ऑल्सो हैविंग 6 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम था जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, स्पेशली ये जो इम्पोर्ट ड्यूटी या ये जो GST वगैरह से, तो काफ़ी उन्होंने आत्मनिर्भर भारत वो कितना दिख रहा है इस बजट में? काफ़ी दिख रहा है सर, क्योंकि ये जो आर्टिफिशियल डायमंड का उन्होंने मेंशन किया और स्पेशल एम्फेसिस दिया फाइनेंस मिनिस्टर ने, आई थिंक बहुत लोग अब इस बिज़नेस में आएंगे, क्योंकि मुझे लगता है ये एक नया मार्केट खुलेगा इंडिया के लिए एज अ कंट्री। बिकॉज अभी तक तो हम लोग IT सर्विसेज में और टेक्नोलॉजी में वी हैव बीन गुड, लेकिन ये जो नया एक्सपोर्ट स्टार्ट होगा, पर्टिकुलरली जो उन्होंने उसको एम्फसाइज़ किया है कि मैं चाहती हूँ कि इनोवेशन में, R&D में और इंडस्ट्री पार्टनरशिप का उन्होंने रेफ़र किया, बहुत फ़र्क पड़ेगा इसमें बहुत। खेती किसानी, क्योंकि अभी भी जो कहीं से एनर्जी मिल रही है उसमें खेती किसानी एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है। जो इकोनॉमिक सर्वे आया था उसमें भी इस बात का जिक्र है। देखिए, एडवांसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत एम्फेसिस है, इस पे कोई दो राय नहीं है कि ये बजट जो है बेसिकली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की तरफ टारगेटेड बजट है। ये हम टैक्स से हट करके अगर उधर जाएं तो बाकी जो एलोकेशंस जितने भी किए गए बहुत अच्छे एलोकेशंस हैं। आपके ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के ऊपर, आपको MSME सेक्टर के ऊपर 9,000 करोड़ का एक स्पेशल एलोकेशन है। वो सब भी तो अल्टीमेटली SME में ही जाएगा, क्योंकि एक SME एक कार कम से कम 1,000 लोगों को रोज़गार दे देती है, क्योंकि कोई नट बोल्ट बनाता है, कोई कुछ बनाता है। तो इस तरह से जितने भी स्मॉल आपकी इंडस्ट्रीज़ हैं या खेती किसानी का जितना है, क्योंकि 65% हम एग्रीकल्चर सेक्टर से आते हैं। और दूसरा जो सबसे बड़ा इसके अंदर एक मूवमेंट है जो कहीं इस बात में दब सा रहा है, मैं उसको हाईलाइट करना चाह रहा हूँ कि जितनी भी उन्होंने डिजिटाइजेशन है अब वो पैन से कनेक्टेड होंगी। जो पहले आधार को नेशनल आइडेंटिटी कार्ड कहा गया था, उन्होंने आज स्पेशली कह दिया है कि ये राष्ट्रीय पहचान पत्र आपका पैन कार्ड रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो 7.5 करोड़ इनकम टैक्स देने वाले हैं, जब उनके पैन कार्ड के बिना आपको फैसिलिटीज़ मिलेंगी ही नहीं, तो आपकी वो बढ़ेंगी और सरकार के पास ज़्यादा डाटा उपलब्ध होगा, ज़्यादा इनकम का एनालिसिस होगा। छूट उन्होंने हटा दी है, उसके पीछे भी कारण सिर्फ यही है कि ये सब हटा दीजिए तो सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो आप ये नहीं कह सकते कि मेरी इनकम ये लेने के बाद घट गई, क्योंकि सरकार पता नहीं कर पा रही थी। वो कह रही कि अब 7 लाख मिले तो टैक्स लगता है, सीधी सी बात है। तो कहीं ना कहीं उससे टैक्स बेस भी बढ़ेगा और शायद आने वाले वक्त में, जिस तरह से हम मोदी जी उम्मीद कर रहे हैं कि मोदी 3.0 भी ये लेके चले गए, तो अब उसके अंदर शायद उन्होंने अपना ब्लूप्रिंट उसका तैयार कर लिया है कि हमको किस तरह से आगे जाना है। वो उन्होंने उसको डिक्लेयर कर दिया कि मेरा मोटिव ये है कि बिल्कुल सिंप्लीफाइड टैक्स रिजीम, सिंपल टैक्स रिटर्न, और उसके साथ साथ एलोकेशंस टू डिपार्टमेंट डायरेक्टली टू बैंक अकाउंट्स। मुझे सब इंसेंटिव्स देने, बीच में कोई मुझे लोग नहीं चाहिए। बीच में कोई लोग नहीं चाहिए। दो इशू बहुत है, मतलब गंभीर है, महंगाई और बेरोजगारी। और जो इकोनॉमिक सर्वे आया वो, और आज जो बजट पेश हुआ वो, अभी भी आटा जो है 45 से 50, रूस यूक्रेन का युद्ध जहाँ चल रहा है वहाँ चल रहा है। अपने देश में तो गेहूं की कमी है नहीं। तो ये जो महंगाई और बेरोजगारी है, जैसे आप बेरोजगारी का जिक्र कर रहे थे, उसको कंट्रोल करने के लिए क्या है? तो एक चीज़ इम्पोर्टेंट जो विनोद जी सपोर्ट करेंगे, वो मिलेट को लेके उन्होंने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया है। जो उन्होंने कहा कि इंडिया इतने तरह के मिलेट्स बना सकता है, एंड शी वांट्स इंडिया, फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि मैं चाहती हूँ कि इंडिया इस मिलेट का एक हब बने और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो। मुझे लगता है कहीं ना कहीं उन्होंने इंडस्ट्री की सुनी है, क्योंकि उनको भी फार्मर्स को इनकम बढ़ानी है। आपकी जो बात थी इन्फ्लेशन को लेके, देखिए इन्फ्लेशन फिर भी कंट्रोल्ड है हमारे यहाँ,
और हमारी जो फिस्कल डेफिसिट है वो भी अभी काफ़ी हद तक कंट्रोल्ड है। मुझे फ़िक्र ज़रूर है कि ये जो उन्होंने कहा है कि टोटल जो टैक्स पे उन्होंने रियायत दी है तकरीबन 38,000 करोड़, जिसमें से उन्होंने कहा 3,000 करोड़ नेट ऑफ करने के बाद अराउंड 34,000 करोड़ या 35,000 करोड़, ये तो डेफिसिट पे अभी प्रेशर डालेगी। लेकिन आई एम श्योर फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने पूरे कैलकुलेशंस किए होंगे कि इतने और लोग इस नई टैक्स रिजिम में आएंगे तो बहुत लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं कि मतलब दायरा बढ़ाना चाहती है सरकार। बढ़ा रहे, क्लियरली दायरा बढ़ा रहे ताकि वॉल्यूम बढ़े और ज़्यादा लोग इसमें आए, क्योंकि लोग जो आज कम सैलरी या कम इनकम है, पर्टिकुलरली जो 5-10 लाख 15 लाख वाले लोग हैं, वो कतराते हैं टैक्स भरने से कि यार कौन अपना टैक्स भरेगा और फिर बाद में पेपर वर्क करेगा। उनको उन्होंने लाने की कोशिश की है, बहुत अच्छा स्टेप है। अब देखना ये है कि इसको सक्सेसफुल करना है, क्लैरिटी रखना है, बहुत ज़रूरी है जो उन्होंने किया है। हाँ, फाइन प्रिंट मुझे ज़रूर देखना है कि वो एनपीएस का उन्होंने अभी वो प्रोविज़न रखा है न्यू टैक्स रिजिम में। बिकॉज विनोद जी लास्ट ईयर था शायद 50,000 का एनपीएस, इस बार न्यू टैक्स रिजिम में भी एनपीएस है। अच्छा ये बताइए, इससे रोजगार बढ़ने वाला है इस बजट से? देखिए रोज़गार, देखिए वंस द मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा, जैसे इन्होंने अभी इंपोर्ट ड्यूटी घटाई, तो डेफिनेटली मोर एंड मोर कंपनीज इंडिया में मैन्युफैक्चर करना चाहेंगे। क्योंकि आप क्यों कहीं और किसी देश, चाइना में तो अभी सबको मोस्ट मल्टीनेशनल कंपनीज ने चाइना +1 स्ट्रैटेजी बना ली है कि अब चाइना पे निर्भर नहीं रहना है। तो चाइना +1 में इंडिया नेचुरली बिकम्स द नेक्स्ट। क्या लगता है विनोद जी आपको, रोजगार बढ़ने वाला है? रोजगार बढ़ेगा विद्याशंकर जी, बिल्कुल बढ़ेगा। उसका कारण है आप एमएसएमई सेक्टर को 9,000 करोड़ एलोकेशन दे रहे हैं, उसके बाद कितनी तरह की गारंटी स्कीम्स दे रहे हैं। तो मकसद तो सारा रोजगार तो एसएमई से आएगा, क्योंकि 45% इंडस्ट्री हिंदुस्तान में आज भी एसएमई चलाता है। और काफ़ी जीएसटी भी कम किया है उन्होंने, बहुत सारे आइटम्स पे उन्होंने जीएसटी 21 से 13 किया है। मैंने सुना, एग्जैक्ट नंबर्स तो मुझे नहीं पता, बट काफ़ी उन्होंने एमएसएमईज के लिए फोकस रखा है। मुझे लगता है इस बजट में जो बड़े कंपनी को नहीं, छोटे कंपनी के लिए ही उन्होंने ज़्यादा। अच्छा, किसानों को वो जो किसान सम्मान निधि दी जाती है वो 8,000 करने की खबरें आ रही थी, हुआ नहीं? देखिए वो कोविड के समय की बात थी, कोविड में एक हैंड होल्ड वाली सिचुएशन थी। मेरे ख्याल से किसान भी इसको सम्मान की तरह से नहीं ले रहा है, क्योंकि चैरिटी वो लेना नहीं चाहता। वो तो मेहनत कश आदमी साहब, वो कहाँ उसको चाहिए। वो तो एक ठीक है, सरकार ने उस वक्त एक हाथ पकड़ा था उनका, और देखिए कब तक चलाते हैं। अच्छा, एक तरफ कोविड का ही बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ 80 करोड़ लोगों को 1 साल के लिए फ्री अनाज। नहीं, वो तो देखिए 80 करोड़ नीचे जो गरीब से पुअर पॉवर्टी लाइन से नीचे है, उनको तो मदद करनी ही चाहिए। फ्री अनाज उनको खाने के लिए, देखिए खाने के लिए तो क्यों किसी को रोकते हैं। अगर कोई भूख से मर जाएगा, एक भी इंसान पूरे देश में अगर भूख से मरता तो हम सबके चेहरे पर एक तमाचे की तरह से है। तो मेरे ख्याल से उसमें तो कोई बुराई नहीं है कि अगर हम किसी की मदद करते हैं। आपका, हमारे ही अपने भाई बंधु हैं जो अगर भूख की वजह से परेशान होते हैं, और सरकार के पास अनाज सरप्लस है सरकार के पास एफसीआई के गोदाम भरे हुए हैं, उसमें इधर उधर वेस्ट करने से तो अच्छा है कि अपने लोगों को बांट दिया जाए। आप खुद रिपोर्ट चलाते हैं कितनी बार के अनाज सड़ रहा होता है। तो अगर हमारे ही लोगों को दिया जाता है तो उसमें और देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्पैरिटीज़ हुआ करती थी, जो हम सुना करते थे, आज वो सुनने में नहीं आती हैं। वो राशन की दुकानों के पुराने वो दिन अगर आप और हम याद करें, हम सब यही स्टोरी किया करते थे, तो अब कम से कम उनसे बचे हुए हैं हम। तो ऐसी कोई खबर सुनने में नहीं आती है कि कहीं कोई ऐसा अनाज को पैसे दे करके लिया जा रहा हो या कुछ ऐसा हो। तो ठीक है, उसमें कोई बुराई नहीं है। किसानों के लिए क्या दिया है? मुझे लगता है उन्होंने जो उनको फर्टिलाइज़र के लिए जो एग्रोकेमिकल सेक्टर में उन्होंने उनको सब्सिडीज़ वगैरह दी है। उन्होंने एक बात कही कि हम चाहते हैं कि 1 करोड़ फार्मर्स नेचुरल फार्मिंग में आए। नाउ दैट्स अ वेरी गुड स्टेप। दूसरा, उन्होंने कई ऐसे इनिशिएटिव्स अनाउंस किए किसानों को लेके, जिससे उनकी जो प्रोडक्शन, लोन का टारगेट बढ़ा दिया है। हाँ, लोन का टारगेट बढ़ा दिया, प्रोडक्शन बढ़ेगा उनका। और जो जैसे उन्होंने कहा कि उनको एक ओपन मार्केट जो प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट। देखिए एंड ऑफ द डे किसान को भी एक 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 पॉइंट तक ही वो फसल ग्रो कर सकता है। आप उसको जितना ज़्यादा इक्विप करेंगे विद नेचुरल फार्मिंग टेक्निक्स, वो उतना प्रोडक्शन ज़्यादा करेगा, ही विल अर्न मोर। अच्छा विनोद जी, ये बताइए कि अब इस बजट को आप 10 में से कितना नंबर दे रहे हैं? सबसे मुश्किल सवाल आप पूछते हैं विद्याशंकर जी।
देखिए, इसको 10 में से मैं 7 नंबर दूंगा। हालांकि बहुत अच्छे नंबर, आप मेरी बात से कहेंगे कि आप कुछ और थे। देखिए, टैक्स वाली साइड को अगर हटा दीजिए, सरकार के पास ज़्यादा कुछ था नहीं देने के लिए, क्योंकि सरकार की अभी रिकवरी कंप्लीट हुई है कोविड से। इकोनॉमिक सर्वे की पहली लाइन थी रिकवरी कंप्लीट। अब जब रिकवरी कंप्लीट होने के बाद इकोनॉमी पाथ पर आई है, दोबारा पटरी पर आ रही है, तो कम से कम ऐसी कोई चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। और मैं सरकार को बधाई दूंगा इसके लिए कि उन्होंने कोशिश भी नहीं की उसकी, डिस्पाइट दिस के इलेक्शन का बजट था और बड़ी आसानी से वो कर सकते थे ऐसा कुछ करना चाहते तो, पर शायद उन्होंने वो एडवेंचर नहीं किया। और वो जिसके लिए मोदी जी जाने जाते हैं कि कैसे चीज़ों को एडजस्ट करके और खुश भी कर देते हैं और देते किसी को कुछ नहीं है, सच बात ये। आप कितना नंबर दे रहे हैं इस बजट मैं तो 8 दूंगा। मुझे लगता है कि इट इज़ अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, क्योंकि इंडिया को जो वैल्यू चेन, क्योंकि अब तक इंडिया एक्चुअली अगर आप देखें तो हम लोग एक तरह से एक असेंबली वाली कंट्री हो गई थी। हर चीज़ पुर्जे में आती है, यहाँ असेंबल हो जाती है, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो, चाहे वो गाड़ी हो। मुझे लगता है ये जो उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल का भी मेंशन किया है, इंडिया कैन बी द नेक्स्ट हब इन द वर्ल्ड वेयर वी कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड सेंड टू द वर्ल्ड। अब अगर मारुति आके यहाँ 2.5 करोड़ गाड़ी बना सकता है पिछले 30-35 सालों में, तो मुझे लगता है इलेक्ट्रिक व्हीकल में वी कैन बी अ नंबर 1 प्लेयर इन द वर्ल्ड। तो इट इज़ अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। हर चीज़ जो उन्होंने बजट में कही है, मुझे लगता है डायरेक्शन सही है। हाँ, कुछ ज़रूर एरियाज़ रही है, जीएसटी वगैरह में लोगों ने एक्सपेक्ट किया था थोड़े और रिफॉर्म, बट आई एम श्योर इट इन ड्यू कोर्स वो होगा। ऐसा है फरन सिंह, ये एक्चुअली इस बजट पे जीएसटी पर ना कोई रिबेट दिए नहीं जा सकते। इसमें कस्टम और वो उस पे है, इनडायरेक्ट टैक्स में यहाँ कस्टम और एक्साइज ड्यूटी है। तो जीएसटी के लिए तो अलग से जीएसटी काउंसिल है, क्योंकि यहाँ कोई ऐसी अनाउंसमेंट्स अपने आप से कर ही नहीं सकते, वो जीएसटी काउंसिल। कुछ रेट्स उन्होंने घटाए हैं, आई थिंक वो उन्होंने 21% के 13% नहीं, जीएसटी को लेके भी हाँ रिकमेंडेशन है, विच इज़ इन द राइट डायरेक्शन। अगेन आई एम सेइंग उसको थोड़ा रैशनलाइज कर देने से, क्योंकि आज भी कई ऐसे कस्टम्स को लेके लेट अस से मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई कौन से सेक्शन में कस्टम ड्यूटी में हमारे लिए लगता है, और अभी आपने अगर कस्टम 89 में सेक्शन में भर दिया और 5 साल बाद बोले नहीं नहीं जी आपको तो 92 में भरना चाहिए था, अब आप प्रॉब्लम में आ जाओगे। तो ये क्लैरिटी थोड़ी और आई एम श्योर अगर आ जाए तो एमएसएमई एज वेल एज मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिलेगा। चलिए, बहुत अच्छा। हमारे दोनों एक्सपर्ट्स का मानना है कि परिस्थितियां विपरीत है, उसमें जो है ये बेहतर बजट है। हमारे जो है फरहान साहब वो 8 नंबर दे रहे हैं, विनोद जी 7 नंबर दे रहे हैं। और आम जनता जब ये बजट लागू होगा, क्योंकि ये बजट तो 1 अप्रैल के से जो शुरू हो गया नया ईयर उसके लिए है, तब पता चलेगा कि कितना खरा उतरा। थैंक यू।